अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, नाज़रीन और सामीन। मैं द सेकंड फ्लोर कराची की जानिब से T2F की जानिब से आप तमाम को इस खुसूसी नशिस्त में खुश आमदीद कहता हूँ। हारिस खलीफ मेरा नाम है और मुझे बहुत इस बात का इफ्तिखार है, बायस सद इफ्तिखार है मेरे लिए ये बात कि मैं ज़ानुए तलम्मुस तय करता रहा हूँ इफ्तिखार आरिफ साहब के सामने, और अब भी करता हूँ और सीखता हूँ इनसे, समझता हूँ। शेरों से महजूज होना तो अपनी जगह, लेकिन ये जिस किस्म की का जो इनका एक तहजीबी शख्सियत है, मैं हमेशा कहता हूँ इल्म और फिक्र और अदब और फिर जो इनका इस वक्त उर्दू शायरी में जो मकाम है, मुमताज़ तरीन मकाम है, और जो हमारे हमासर शुअरा हैं, कोई मैं नहीं समझता कि तारुफ की ज़रूरत है सुनने वालों देखने वालों को इफ्तिखार आरिफ साहब के तारुफ की जरूरत है, और मेरा ये मकाम है कि मैं इनका तारुफ करा सकूं। लेकिन शकील जाफरी साहब का भी शुक्रिया अदा करना बिल्कुल इब्तिदा में जरूरी है, जो मुंतजिम है आजकल T2F के, और उन्होंने ये मौका फराहम किया कि एक मरतबा फिर इफ्तिखार आरिफ साहब के साथ गुफ्तगू हो और इनसे सीखने का और इनकी बातें सुनने का हम सबको मौका मिले। तो ये इफ्तिखार भाई आदाब, और बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, और ये हम ऑनलाइन हम दोनों इस्लामाबाद में मौजूद हैं इनकी रिहाइशगाह पर, और आपको शायद स्क्रीन पे तो नज़दीक लग रहे होंगे, लेकिन हम जो इस मौजूदा जो वबा है उसमें जो हिफाजती तदाबीर बताई गई हैं उस पर अमल करते हुए वो फासला भी हमने बरकरार रखा है, और आज इन्होंने सर पे हाथ फेर के मुझे प्यार भी किया है। तो ये एक कलक है जो इस वबा की वजह से, तो हम ज्यादा बात वबा पे नहीं करेंगे, क्योंकि वजह यह है कि लोग और यानी एक कुछ शायद रजायत की, ऑप्टिमिज्म की भी जरूरत है, चूंकि मुश्किल हालात हैं, और लेकिन शायद कोई 100 बरस के बाद इंसानियत इस किस्म की सूरत हाल से गुजर रही है। लेकिन इब्तिदा कर लेते हैं ताकि एक जो आपका जो जिस आप किस तरह से देखते हैं ये जो जिस मतलब कोविड-19 की जो एक इस वक्त वबा है और वो टल नहीं रही, तमाम तर कोशिशों के बावजूद, दुआओं से भी और दवाओं से भी वो मिल नहीं रही है, दवाएं अब तक मौजूद नहीं है, और अदब जो है या अदीब और समाज में जो बाशऊर लोग हैं उनका क्या रवैया होना चाहिए इस सूरत हाल में, और हम कैसे उस उम्मीद को दोबारा जिंदा रख सकते हैं जो कि बहुत ही करीबी गुजर जाने वालों की वजह से, और हजारों की लाखों की तादाद में दुनिया में और हजारों की तादाद में पाकिस्तान में जो हलाकतें हुई हैं, जहाँ बहक हुए लोग, तो आपका इस सिलसिले में आपका यानी आप क्या फरमाएंगे? पहले तो शुक्रिया आपका, यादावरी का शुक्रिया, और बहुत ही भाई साहब का हमारी पुरानी उनसे नियाजमंदी है। शकील साहब को बहुत शुक्रिया कि आज की इस मजलिस में उन्होंने याद रखा। ये जो वबा की सूरत हाल है ये एक आलमी सूरत हाल है, और इसके बारे में महीनों से सुना जा रहा था, और शायद सोशल मीडिया की ईजाद के बाद ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी सूरत हाल पैदा हुई है, अबतरी की और एक तशवीश की और एक तकलीफ की। मैं समझता हूँ कि जो पहले इसका किस्सा शुरू हुआ तो ये था कि भाई फर्ज कीजिए कि ईरान से आने वाले ज़ायरीन और सऊदी अरब से आने वाले ज़ायरीन और दूसरे मुल्कों से आने वाले ज़ायरीन के सबब ये हुआ, फिर ये हुआ कि जी ये ख़ास उम्र में ये महदूद है, फिर ये हुआ कि ये सिर्फ यूरोप में है, और फिर स्पेन और इटली और बरतानिया और फिर अमेरिका। अब ये देखा गया कि अब जो आदाद शुमार आ रहे हैं आलमी सतह पर वो तशवीश में मुब्तला करते हैं, और ये एक मामूली चीज़ नहीं है। लोग इसको बहुत अभी भी मैं जब बाजारों को देखता हूँ और लोगों को फिरते देखता हूँ तो मैं ये अंदाज़ा करता हूँ कि लोगों को सही तरीके से इसका सामना करने के तरीके इख्तियार नहीं कर रहे, और अब भी एक बड़ा तबका यानी ज़ाहिर है कि पढ़े लिखे लोग और समझदार लोग और अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करने वाले लोग तो
मसलन सोशल डिस्टेंसिंग की जो पॉलिसी है कि दूर रहें और मास्क पहने और हाथ धोएं और बिला ज़रूरत और जब तक अशद ज़रूरत ना हो बाहर जाने से गुरेज करें, ये सब बातें जो हैं वो इतनी दफ़ा आ चुकी हैं कि अब याद हो गई हैं तमाम लोगों को। दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया की वजह से और टीवी चैनल्स की वजह से एक ख़ास तरह की मायूसी और एक ख़ास तरह की तशवीश भी लाक हो गई है जी। और वसाइल के न होने की वजह से एक हकीकी तशवीश की सूरत हो गई है। अब मैं देख रहा था कि जैसे कहा गया कि 10 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। मसलन खाने की जो चीज़ें हैं, फूड इंडस्ट्री है, ये बहुत मुतासिर हुई है। मसलन जो होटल्स हैं वो इंडस्ट्री बहुत मुतासिर हुई है। मसलन जो टूरिज्म की इंडस्ट्री है वो बहुत मुतासिर हुई है। मसलन हवाई जहाज़ों का किस्सा है वो बहुत मुतासिर हुआ है। तो ये जो गोया जो बाकायदा एक तरीका बताया गया है कि ये शोबे जो हैं, अब मैं तो एक आम आदमी की तरह से देखता हूँ कि हम लोग जो तनख्वाहें माहाना पाते हैं जी, उनको तो कोई उस तरह की परेशानी नहीं है कि उन्हें तो वो काम करें ना करें, तो ऑफिस जाएं ना जाएं, महीने की 30 तारीख को, पहली तारीख को उनको तनख्वाह मिल जाती है। अगर वो लोग जो दिहाड़ीदार लोग हैं जिनकी रोजी रोजगार बाजारों में फिरते हैं, तब कहीं जाके उनको दो वक्त की रोटी मैसर आती है। अच्छा, फिर मैं एक और जो मुझे जो तशवीश होती है और जो तकबीरदे बात है कि मैं रोजाना के हिसाब से एक चीज देख रहा होता हूँ कि कोरोना से बचाव के तरीके बताते हैं, जैसे जी कि 2 अंडे रोज खाए जाएं और एक सेब खाया जाए और खुबानी खाई जाए और बादाम और काजू खाए जाएं और गोश्त खाया जाए। यदि ये सब जो खाया जाए और इसकी फेहरिस्त बनाई जाए तो वो कितने रुपयों पर जी सर्व होते हैं। तो ये पैसा कहाँ से गरीब आदमी लेकर आएगा और कैसे वो अपना दिफा करेगा और कैसे इम्यून सिस्टम को बेहतर करेगा। पहले ये था कि भाई मुल्क में वेंटिलेटर्स नहीं है, मुल्क में दवाएं नहीं है, मुल्क में अस्पताल में गुंजाइशें नहीं है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि रोजाना खबरें आ रही हैं। पहले सियासत होती रही और पूरा सच न वफाक वाले बोल रहे थे न पूरा सच सूबे बोल रहे थे। अच्छा, लेकिन हालत जो है वो खराबतर होती जा रही है। अब कल की जो सूरत हाल है वो तो तशवीश की इंतहा पे है कि ये जितनी बड़ी तादाद में पिछले 2-3 दिनों में मरीजों का इजाफा हुआ है और जिनके समझिए टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। और अच्छा, फिर ये भी है कि बाद नामवर लोग उससे गुजर रहे हैं, बिल्कुल, और बाद यानी जो उनकी वजह से और तशवीश हो रही है। फिर ये खबर आती है कि फला आदमी गलत सलत भी खबरें नशर हो जाती है कि फला आदमी को कोरोना हो गया और इसको, यानी लोग जो हैं वो अपनी रिश्तेदारियों से भी बात नहीं आते कि भाई ये एक संजीदा अम्र है और इसको मजाक में नहीं। एक बात कहने की है कि जो देखिए, अगर हमारे यहाँ ग्राउंड लेवल डेमोक्रेसी होती और लोकल गवर्नमेंट्स होती तो मकामी लोगों तक पहुंचना बहुत आसान होता जी। लेकिन मैं ये देखता हूँ और मेरा जाती तजुर्बा ये है कि इसमें हजार आप मसलन मैं ये कहता हूँ, मैंने नहीं देखा कि भाई सूबाई वजीर या सूबाई असेंबली के मेंबर्स या पार्लियामेंट के लोग या सेनेट के लोग जो हैं वो अपने अपने इलाकों में जाएं और अपने वजूद को यकीनी बनाएं। बिला जब वो जाएंगे वहाँ तो जो दूसरी सरकारी मशीनरी के अफराद हैं वो भी अमली तौर पर फाल हो जाएंगे और मौसर काम करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक पहले दिन से एक कोहेरेंट नेशनल स्ट्रेटजी जो है उसका फुकदान रहा। अच्छा, अब वो ये है कि
फला जो इदारा है MD MA जो है वहाँ से भी हुक्म जारी हो रहे हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से भी हुक्म जारी हो रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर्स भी हुक्म जारी कर रहे हैं, और पार्लियामेंट यानी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी डायरेक्टिव आ रहे हैं। यानी एक बिल्कुल जिसे कहते हैं कि इनकोहरेंट सूरत हाल है, और जिसकी गरीब आदमी के लिए तो है ही, लेकिन वो जो लोग साहिबान सरबत हैं उनकी दौलत भी किसी काम की नहीं है। यानी अब वो भी इलाज के लिए परेशान हैं उसी तरीके से जैसे एक गरीब आदमी परेशान। मसलन अब मुल्क से बाहर भागने का कोई किस्सा नहीं है कि नज़ला हुआ और न्यूयॉर्क चले गए और लंदन चले गए और जर्मनी चले गए। अब सबको यानी अगर खुदा न करे बड़ा मरज भी हो जाए, कोई यानी मौलिक मरज भी हो जाए, तब भी अब बाहर जाने का इम्कान ही, कितनी दौलत है, अगर वेंटिलेटर लाहौर में मौजूद नहीं है तो आपको परेशानी वैसे ही होगी जैसे गरीब और महरूम आदमी। ये आपने मैं समझता हूँ कि ये जरूरी था कि आपके ख्यालात से हम आगाह हों, और इससे जो सबक हमें मिलता है वो यही कि जो एक अदम मसावात और ना बराबरी और ना इंसाफी और उसके नतीजे में जो एक तबकाती पूरा एक मसला है, और उससे मैं आपके नजरिया फन की तरफ आऊंगा। क्योंकि आपने यानी हम बैठे हैं तो हमने कोई इससे इस प्रोग्राम की तैयारी के सिलसिले में कोई गुफ्तगू नहीं की, लेकिन पहले सवाल के जवाब में ही आपका जो बुनियादी जो मसला है और कंसर्न है वो इनइक्वालिटी, अदम मसावात और पाकिस्तान की या दुनिया की जो अक्सरियत जिन मसाइब से गुजर रही है, जिन तकलीफों से, जो इंसान का अपना बनाया हुआ एक निज़ाम है, आपका पहला जवाब उसी से मुताल्लिक था, उन्हीं मेहनत कशों और गरीबों से मुताल्लिक जो इस वक्त शिकार हैं। यानी अहले सरबत का आपने तस्करा किया, तो अहले सरबत तो सिर्फ मरज से परेशान है, और जो बाकी जो साहिबान हैसियत नहीं है, जो मर्द यानी बच्चे, औरतें, मर्द जिनके पास दो वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं है, वो दोनों वो एक अजीब मसले में है। यानी वो जिंदगी की तरफ से भी परेशान है, लाइवलीहुड्स की तरफ से, रोजगार की तरफ से भी, और मरज की तरफ से भी। तो आपके नजरिया फन से मुताल्लिक मेरा सवाल है कि देखिए इफ्तिखार भाई, आपके यहाँ एक चीज बहुत ही मुख्तलिफ है, और वो मुख्तलिफ बात ये है कि आपके यहाँ जो इस्लामी तारीख है, यानी करबला का इस्तारा तो अपनी जगह बहुत ही एक मजबूत और मुस्तहकम है, उस पर बहुत पहले भी हम बात कर चुके हैं और लोगों ने भी आपसे बात की, तो वो एक इस्तारा है और बुनियादी इस्तारा है आपके यहाँ। लेकिन जो इस्लामी तारीख है उसका पूरा एक यानी वो आपके अंदर उतरा हुआ है, उसमें जो एक मज़ाहिमत के पहलू हैं, उसमें जो सुल्तान जाबिर के सामने कलिमा हक कहने का जो एक चाहे वो अबू जर से लेके और इमाम हुसैन तक, और इमाम हुसैन से आगे चलते हुए हुसैन इब्न मंसूर हल्लाज तक और वगैरह, एक तरफ तो वो पूरा एक आपके यहाँ है, दूसरी जानिब आप इंतहाई बगैर ऐलान के यानी खैर वो कभी कभार आप ऐलान भी कर देते हैं उसका, लेकिन बगैर ऐलान के आप एक जो इश्तराकी अदब और एक जो इश्तराकी यानी एहतशाम हुसैन साहब मरहूम से लेके और बाद तक के जो हमारे अकाबिर गुजरे हैं, तो उनके साथ आपका रब्त, और फिर तरक्की पसंद शायरी, यानी सोशल रियलिज्म का तो खुदा के शुक्र है आप कभी शिकार नहीं हुए, लेकिन सोशलिस्ट आइडियल्स जो हैं उसमें साथ साथ, तो वो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है समाज को देखने का, और उससे उसके बाद जो अदबी नजरियात जिन्होंने जन्म लिया, और फिर एक पूरी इस्लामी, तो ये आपके यहाँ ये दो जो धारे हैं ये कैसे मिलते हैं, और आपका नजरिया फन अपना क्या है? देखिए, मैं गुजारिश करूं कि मैं बिल्कुल किसी किस्म के यानी मुनाफिकाना और नजरिए का ऐलान नहीं करता हूं, कभी भी मैंने जिंदगी में नहीं किया। आपने बिल्कुल सही निशानदेही फरमाई। मैं एक बहुत ही गरीब और पसमानदा तबके में पैदा हुआ हूँ। अच्छा, अब मैं ये बात फैशन के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, मेरा एक ताल्लुक एक बहुत ही मजदूर घराने से, जिससे कहिए कि उन्होंने दिहाड़ीदार मजदूर जो होते हैं ऐसे घर में पैदा हुआ और वहां मैं पला बढ़ा। अब मैं जब छोटा था, नौजवान था, तब फिर
اس وقت ترقی پسند تحریک لکھنؤ میں اس کی بنیاد پڑی تھی، اور جہاں پڑی تھی وہ میرے جس اسکول میں پڑھتا تھا، گورنمنٹ جوبلی اسکول، اس سے کوئی 50 قدم پر ایک رفاہ عام کلب ہے جہاں 1936 جی پہلا اجلاس پریم چند کی سربراہی میں صدارت میں ہوا، اور سچا ظہیر صاحب نے اس کی بنیاد گویا رکھی۔ پاکستان سے جو وقت گیا تھا اس میں صاحبزادہ محمود ظفر صاحب بھی تھے، اور بھی فیض صاحب اس میں رکن پنجاب سے تشریف لے گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت تو جی وہ میں تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، لیکن جب میں ہوش سنبھال رہا تھا، یعنی کالج اسکول میں جا رہا تھا، تو ترقی پسند تحریک اپنے شباب پہ تھی، اور جو میں نے کبھی جانثار اختر کو نہیں دیکھا، مگر جب بھی میں جانثار اختر صاحب کا نام لیتا ہوں تو جانثار بھائی کہتا ہوں، کہ میں جزی بھائی کہتا ہوں، مجید صاحب کو، کیفی صاحب کو۔ تو بعد میں میری ملاقاتیں نیاز مندی مجھے حاصل ہوئی، سردار بھائی یہ جو بڑے تھے وہ تھے ملک راج آنند، میں ان کو وہ کہتے تھے مجھے تو مجھ کو چچا کہا کرو، مجھے انہوں نے کلی لکھ کے دیے تو اس پہ بھی یہی لکھا ہوا انکل میرے۔ اچھا اب یہ ایک دھارا ہے جی۔ تو میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میرے حالات تو جب ہی بدلیں گے جب سوشلسٹ انقلاب آئے گا، بالکل اس میں مجھے کوئی ذرہ برابر لگی لپٹی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اور یہ سجاد ظہیر، احتشام صاحب، مختوم محی الدین اور مجاز اور سردار جعفری۔ اب میں آ گیا پاکستان میں مجھ کو مل گئے فیض صاحب اور سید صفت حسن صاحب اور سلیم احمد صاحب۔ وہ ایک الگ گفتگو ہے، وہ آخر جب کریں گے بات تو میں۔ اچھا، نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آیا تو یہاں بھی مجھے وہی صورتحال، لیکن اب جو طبقاتی کشمکش تھی اس کی صورتحال بدل گئی۔ جہاں اب یہ لمبا قصہ ہے لیکن انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوا، ملکیت کی صورتحال بدل گئی، جاگیرداری نظام اور زمینداری نظام اور خانقاہی نظام اور وہ جاری ساری ہے، اور جو پاور دیٹ بی جسے ہم کہتے ہیں، جو ایک حقیقی قوت اور اختیار جن لوگوں کے ہاتھ میں، انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک بالکل اچھا اس پوری صورتحال میں بدقسمتی سے نظریہ جو سوشلسٹ نظریہ تھا یا جو ترقی پسند نظریہ تھا، اس کو شروع میں پارٹی پالیٹکس کے نقطہ نظر سے اس کو تقسیم کر دیا گیا۔ پہلے چینی اشتراکی اور روسی اشتراکی کیے گئے، پھر وہ جب فوجیں آئیں تو انہوں نے جو ترقی پسند گویا ادارے تھے، یعنی جیسے ٹریڈ یونین پر پابندی لگی، ان اخباروں اور رسالوں پر پابندی لگی، ان لوگوں پر پابندی لگی جو ترقی پسند نظریات کی ترویج کرتے تھے۔ پھر ایک بالکل نئی صورتحال آئی، اور وہ نئی صورتحال یہ تھی کہ ملٹی نیشنلز جب سامنے آئے اور گلوبلائزیشن کا زمانہ آیا تو پوسٹ سوویت یونین سیناریو میں بہت تبدیلیاں آئیں، اور اس تبدیلی کا نتیجہ یہاں سامنے آیا۔ ایک ریزسٹنس سول سوسائٹی کی ہوئی، مگر سول سوسائٹی بعض لوگوں نے اس کے خلاف اتنی مہم جوئی صحیح یا غلط طور پر کی کہ اس کو یہ سمجھا جانے لگا کہ وہ امریکی استعمار اور یہ جو ڈونرز کے رحم و کرم پر ہے۔ ممکن ہے بعض صورتحال ایسی ہو، مگر جو حقیقی زمینی صورتحال تھی اس کو چھپانے کے لیے یہ نعرہ بلند کیا گیا، ان کو ملائم کیا گیا، ان اداروں کو، ان این جی اوز کو، ان افراد کو جو حقوق انسانی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، جو مجبور اقلیتوں کے حقوق کے لیے کر رہے تھے، جو مارجنلائز جو ہماری کمیونٹیز ہیں، جیسے فرض کیجیے خواتین ہیں یا کسان مزدور ہیں، جیسے اقلیتیں ہیں اور مذہبی اقلیتیں جو ہیں وہ، اور جو پوری ایک اچھا اور جو ریلیجس
फंडामेंटलिज्म है उसको स्टेट ने प्रमोट किया और स्टेट के बाद इदारों ने प्रमोट किया. अब मैं सिंधी हूँ, मैं अपने आप को सिंधी कहता हूँ और मैं सिंध से अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ. मैंने देखा कि कराची को इंसानी बुनियादों पर शऊरी तौर पर मुनक़सिम किया गया. जाहिर है कि ये नहीं है कि कराची में महरूमियाँ नहीं थी, ये नहीं है कि वहाँ पर लोगों को मुलाजमत के और मौक़े कमयाब थे, ये नहीं है कि उनको जायज़ या नाजायज़ या दानिस्ता तौर पर या नादानिस्ता तौर पर ये एहसास ज़रूर था कि वो महरूम है. अच्छा, इस खला को खलीज को बढ़ाया गया और ख़ास तौर पर जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया तो तमाम जो सियासी जमातें थी उसमें बाद ऐसे भी लोग थे जो तरक्की पसंद अपने आप को कहलाते थे और कहते थे, और मगर इन द नेम ऑफ निज़ाम मुस्तफ़ा उन्होंने एक जमहूरी हुकूमत को चलता किया और एक फौजी आमरीत को गले लगाया. अच्छा, उसके बाद सूरत हाल और बदली. अब आप ये देखिए कि कैसे अफगान वॉर का खसरा शुरू हुआ जी, उसमें क्या कुछ हुआ. दीवानी शादी में अब्दुल्ला, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और हमने उसको बज़ाहिर अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया. मगर भाई मैं क्योंकि हमें यानी थोड़ा सा आगे मैं आपसे एक सवाल करूं, ज़िम्नी जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, चूंकि ये तो बहुत ही मालूमात अफजा बात है और इससे अंदाजा ये भी होता है कि आपकी अपनी इंसाइट क्या है पाकिस्तान की जो पूरी एक सियासी अहद गुजरा है. लेकिन क्या हमारे अदब में, जब आप कराची में थे, जब आप तशरीफ लाए हिंदुस्तान से हिजरत करके लखनऊ से, और कराची में जो आपका एक पूरा अदबी मंजरनामा था, आपने सलीम अहमद साहब का जिक्र किया, तो वहां से लेके और फिर आप बाहर भी रहे खासा अरसा, मगर आपकी नजर रही उर्दू मरकज चलाते रहे लंदन में रहकर, और फिर वापस पाकिस्तान तशरीफ लाए, इस्लामाबाद में तवील अरसे से मुकीम है. तो जो हमारा अदब है, क्या उसने अपना फर्ज निभाया है, वो किरदार अदा किया है? ये जिस इंतशार से या जो आशोब हमने देखे हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं, और आपकी याददाश्तें क्या हैं 60-70 की दहाई की भी, और फिर जब आप वापस पाकिस्तान तशरीफ लाए, अदब में यानी क्या होता रहा है? फिर मैं उसके बाद मौजूदा मंजरनामे पे आऊंगा. देखिए हारिस, आप उन लोगों में हैं जो अदब के सिलसिले में बहुत माशाल्लाह आगाही रखते हैं. पहली बात तो यह है कि जब हम कहते हैं कि अदब, तो इस लफ्ज से एक बुनियादी तौर पर एक गुमराही पैदा होती कि जैसे हम उर्दू अदब की बात करें. ये बात जो है समझ में आनी चाहिए कि जब हम अदबी मंजरनामे की बात करते हैं या अदब के तहर्रुक की बात करते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान में बोली जाने वाली ज़बानों के अदब में क्या लिखा गया. पाकिस्तान के मजमूई अदबी सूरत हाल का अंदाजा उस वक्त हो सकता है जब आप जाने कि शेख अयाज ने क्या लिखा है, जमाल अमरो ने क्या लिखा है, तनवीर अब्बासी ने क्या लिखा है, अहमद जलील क्या लिख रहे हैं, गुलखान नसीर ने क्या लिखा है, अच्छा गुल खान ने क्या लिखा है, जहांबाज जतोई ने क्या लिखा है, अजमल खटक और कलंदर मोहम्मद ने क्या लिखा है, हमजा खान, अमीर हमजा शिनवारी ने क्या लिखा है, गनी खान ने क्या लिखा है. अच्छा, अगर आप ये सब नहीं जान रहे और आप कहेंगे जी फैज साहब ने ये लिखा है, और राशिद ने, और मीरा जी ने, मजीद अमजद ने, और हबीब जालिब ने, और मुनीर न्याजी और अहमद फराज, ये एक जुज़वी मंजरनामा होगा. तो मुकम्मल मंजरनामा जानने के लिए ये देखा जाना चाहिए. अच्छा, अब इसको मैं बार बार एक बात ये कहता हूँ कि कोई भी आफाकी अदब, उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता जब तक आप अपने मकामी और अदब ज़ब्त नहीं होंगे. मकामी हुए बगैर कोई शख्स आफाकी नहीं हो सकता. आपने आगाज़ बयान में 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे. ये जो आंद्रे जर्नदिन और गोरकी ने जब 30s में स्टालिन के ईमा पर प्रोग्रेसिव मूवमेंट लॉन्च किया, तो 2 लफ्ज इस्तेमाल किए. उसमें एक लफ्ज था पार्टीनाज और एक लफ्ज था सोशलिस्ट
रियलिज्म, जी, सोशल रियलिज्म नहीं, सोशलिस्ट सोशलिस्ट रियलिज्म। अच्छा, इसने बड़ी कवाहतें पैदा की, इसलिए कि अदब को एक पार्टी के ताबे कर दिया गया। चुनांचे हिंदुस्तान में भी जब तक तहरीक रही वो बहुत मौसर और फाल रही। यही हाल पाकिस्तान में था कि जब तक तहरीक रही, फाल रही, जब उसने तंजीम की शक्ल इख्तियार की तो बस वो गैर मौसर होती चली गई, जमालियात सियासियात के ताबे आ गई। लेकिन फैज उन लोगों में थे जिन्होंने बार बार, और खुद सज्जाद ज़हीर साहब ने शुरू में भी और कई बार जब ज़ोए अंसारी वाला फैसला हुआ और जिक्र हाफिज उन्होंने लिखी, तो उसका बुनियादी मकसद ये था कि वो कहना चाहते थे कि अदब को पहले अदब और जमालियात का ख्याल रखना लाजमी है। अब जो आपने बात कही, तो अब देखिए हमारे यहाँ जैसे बलूचिस्तान में कई ज़बानें बोली जाती हैं, बलोची है, पश्तून है, द्रावी है, और इन सब ज़बानों में अगर आप अदब को मुताला करें तो बहुत अच्छी कहानियाँ, बहुत अच्छी शायरी सामने आई है। हम यूरोप के और अमेरिका में लिखे जाने वाले, लातीनी अमेरिका में लिखे जाने वाले अदब से वाकिफ हैं, मगर बदकिस्मती से हम अपने मुल्कों में, अपने मुल्क में जो दूसरी ज़बानें हैं उनमें लिखे जाने वाले अदब से बिल्कुल वाकिफ नहीं। देखिए, हम कुछ लोग जो कराची में रहते हैं उसमें हारी साहब जानते हैं कि यानी वो लोग जो मुतारिफ हैं वो फैशन के तौर पर हम उनका नाम ले लेते हैं, यानी टू बी ऑनेस्ट, यानी ये कि चलो हम जिक्र, मगर वो वाकिफ नहीं है, उनको कुछ नहीं पता है कि फर्ज कीजिए कि उनसे आप कहिए कि भाई आप 10 मिनट आप शासकीय पे गुफ्तगू कर दें, यानी मसलन आपको शेख हयाज समझने के लिए आप सिर्फ शेख हयाज को पढ़कर शेख हयाज को नहीं समझ सकते। जब तक आप शाह अब्दुल लतीफ भिटाई को नहीं पढ़ते और शाह सईद के रिसाले को नहीं देखते और सिंध की तहजीब को और उसके लोक अदब को नहीं पढ़ते, आप शेख हयाज की तफहीम नहीं कर सकते। इसी तरीके से तनवीर को समझने के लिए या अहमद जलील को समझने के लिए आपको बहुत दिक्कत करी। ऐसे लोग थे जिन्होंने बड़ा काम किया, आफाक सिद्दीकी थे, इलियास इश्की थे, और खालिद सलीम ने बहुत काम किया, हिमायत अली शायर ने, फहमीदा रियाज ने बहुत काम किया इस सिलसिले में। दोनों ज़बानों को हमारे आसिफ फर्रुखी ने, इन लोगों ने बड़ा काम किया और इनको इसकी दाद मिलनी चाहिए। अच्छा, अब आ जाइए जो हमारे यहाँ, अब मैं ये कहता हूँ कि जो एक तारीख वो है जो मौरखों ने लिखी, एक तारीख वो है जो ज़राए इब्लाग़ आम्मा ने लिखी, टेलीविज़न वालों ने और रेडियो वालों ने और अखबार वालों ने, मगर एक जो सब्स्टिट्यूट, एक मुतबादिल बयानिया जो है, लोगों का बयानिया, आवाम का बयानिया, आवाम का, वो अदब में है। चुनाचे अदब से अगर आप माशरे को समझना चाहें तो एक सिंपल एक अदीब का मैं जिक्र करूँ जी, फैज को ले लीजिए और जालिब को ले लीजिए। जालिब क्योंकि बाद में है तो फैज साहब को ले लीजिए। तो ये दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, तो ये तो वो जब लिखी गई जब 47 जी, जब पाकिस्तान के सूबे आज़ाद। अब उसके बाद अयूब खान के खिलाफ ये नमुद्दई ना अदालत हिसाब बात हुआ, ये रिस्क खाक नशीना था, रिस्क खाक हुआ। अच्छा, फिर हसन नासिर का मसला, फिर आप देखिए लिंग्विस्टिक राइट्स पर, फिर आप ये देखिए ये जो आप देखते हैं ना कभी कि हम देखेंगे, अब ये हम देखेंगे तो बज़ाहिर इनकलाब इस्लामी ईरान पे लिखी गई थी नज़्म और अमेरिका में लिखी गई थी, लेकिन असल में तो वो पाकिस्तान के बारे में लिखी गई थी, यानी जो पाकिस्तान में जो हो रहा था वही हो रहा था ना, यही हो रहा था जो। अच्छा, कितनी नज़में हैं जो मसलन फर्ज की है हबीब जालिब साहब है, मसलन अहमद सलीम साहब है, मसलन किशोर की बात नज़में हैं, फहमीदा है, और हमारे जो यानी एक शायरों की एक फहरिस्त अगर आप देखें, और एक एहतसाब, एक नंबर निकला था जिसमें, अच्छा मैं तो किसी सियासी जमात से मेरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं एक बिल्कुल साफ बात आपसे कहूँ, मैंने कभी भी किसी की हिमायत में नहीं शेर लिखा। मैंने फौज के लोगों को जो आमरीत से मुतल्लिक थे, मैं उनको गासिब समझता हूँ, उनको जालिम समझता हूँ, और मैंने
اپنی ملازمتوں کے زمانے میں بھی ان کے بارے میں شعر لکھے اور وہ ان کے زمانے میں چھپے. اور میں اپنے لیے ایک بات امتیاز کی سمجھتا ہوں کہ مثلا جنرل ضیاء الحق صاحب نے جب اکادمی ادبیات پاکستان کے ایک جلسے میں بھٹو صاحب کی شہادت کے موقع کے بعد جب منعقد کی تو اس میں جن شعراء کا تذکرہ کیا گیا اس میں اختر حسین جعفری تھا نہیں ہوتی دعائیں مستجاب. جی, اور احمد جاوید کے افسانے کا ذکر کیا. اور میرا شعر پڑھ کر باقاعدہ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ لندن کے, میں بی سی سی آئی میں کام کرتا تھا آپ فیلڈ میں, تو کہ لندن کے ایئر کنڈیشن دفتروں میں کام کرتے ہیں اور ان کو شہادت کی خوشبو پریشان کرتی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سناٹا فریاد کی لے ہے, احتجاج کا لہجہ ہے, یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ بہت پرانا قصہ ہے, وہ فرات کے ساحل پر ہو یا کسی اور. یہ میری نظر کا عنوان. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ لکھ رہے ہوتے ہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس کو خبر ضرور ہو جاتی ہے جس کے بارے میں آپ لکھ رہے ہوتے ہیں. یہ سمجھنا کہ میں یہ لکھ دوں گا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا, نہیں. وہ جو ہیں ہمارے ہی قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں. میں نے کہیں لکھا تھا کہ وہ جن کی دستخطیں محضر ستم پہ ہیں سب, ہم ہر اس ادیب ہر اس بے ادب سے واقف ہیں. تو ہمارے ہی وہ لوگ ہوتے ہیں, میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں, ادب کے لوگ ہوتے ہیں, بیوروکریسی کے لوگ ہوتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان سے ملے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی مخبری کر رہے ہوتے ہیں, اور کبھی ان دا نیم آف ڈیموکریسی, کبھی ان دا نیم آف ریلیجن, کبھی ان دا نیم آف سول رائٹس. یہ سب ہوتا ہے, یہ سب اور پہلے بھی ہوتا رہتا ہے اور یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. اب میں ایک بات ضرور کہوں گا جی, کہ جو ہمارا عام ادیب ہے اس نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ اس نے کوئی کسی قسم کی کوئی رعایت چاہی ہو. اس نے جو حق سمجھا وہ لکھا, کسی گویا توقع کے بغیر کسی. اور آپ اپنے افسانوں کو دیکھ لیجئے, میں گنا سکتا ہوں شاعری کی کتابوں میں چیزوں کو گنا سکتا ہوں, اس کی مثالیں دے سکتا ہوں. اس کے باوجود کہ میں غالباً میرا حافظہ اس وقت اتنا وقی نہ ہو, لیکن کوئی ایسا موقع نہیں ہے تاریخ کا. اب مثلا میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں, مختلف یعنی 4 فوجی حکومتیں آئیں, میں تیسرے سے میں اس ملک میں ہوں. کوئی ایسا موقع نہیں ہے جب وہ نظم کمزور ہو سکتی, یعنی حبیب جارف کے مقابلے میں اس کا کوئی اثر ممکن نہ ہو, جیسا کے مقابلے میں ممکن ہے اس کا کوئی اثر نہ ہو, لیکن میں نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے. یعنی اس پہ میں نے اپنا تبصرہ جو ہے لیکن شاعرانہ. اچھا ظاہر ہے کہ ہر آدمی ایک طرح سے شعر نہیں لکھتا, ہر آدمی ایک طرح سے خواب نہیں دیکھتا, ہر آدمی ایک طرح سے محبت نہیں کرتا, مگر ہر آدمی یہ تو بتا سکتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہے. اچھا, وہ جو سوال اٹھایا گیا تھا وہ اٹھایا تو گورکی نے تھا, لیکن وہ پہلے دن سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اہل قلم تم کس کے ساتھ ہو. یہ جو سوال بظاہر تو یہ گورکی کا اٹھایا ہوا سوال ہے کہ اہل تہذیب تم کن کے ساتھ ہو. تو ہمیشہ سے آپ نے بڑی بہت یعنی نوکری کس طرح کی پھر اتنے طویل عرصے. جی, میں آپ سے یہ ایک سوال ہے جو یعنی بہت اہم ہے, چونکہ آپ انتہائی جسے کہتے ہیں کہ یعنی اعلیٰ ترین جو منصب ممکن ہے ادب اور شعر کے, یعنی علم اور فکر کے اداروں میں اور ادب اور شعر کے اداروں میں, مگر آپ ان پہ فائز رہے اور نہایت کامیابی سے وہ ادارے آپ نے چلائے. کس اس سے گزرے آپ, یعنی وہ جو تجربہ تھا. دیکھیے, یہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی بہت خوشگوار تجربہ نہیں ہوتا. جی, پہلی بات تو یہ کہ میں نے کبھی کسی ملازمت کے لیے کوئی درخواست کبھی نہیں دی. مجھے جب بھی مقرر کیا گیا خود سے مقرر کیا گیا. مجھے ریٹائرمنٹ کے بعد ایران بھی بھیجا گیا, اور ہر زمانے میں مجھے کسی گویا سیاسی جماعت کی سپورٹ جسے آپ کہتے ہیں وہ نہ میں نے مانگی نہ مجھے میسر تھی. ایک بار
دوسری بات یہ کہ جو کام میرے سے کیا گیا وہ میں نے دیانتداری سے کیا. اس میں میں نے کسی گویا وقتی مصلحت کو لائے بغیر, سیاست کو آمیز کیے بغیر میں نے اپنا کام کیا. اور میں نے جیسے فرض کیجیے اکادمی ادبیات پاکستان میں جو میرا زمانہ ہے, جو مقتدرہ میں میرا زمانہ ہے, جو نیشنل فاؤنڈیشن میں یا ECO میں جو میں تہران میں, اگر آپ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ ان مجموعات کی ایک فہرست بنا لیں جو میرے زمانے میں شائع ہوئیں, یا ان پروجیکٹس کی ایک فہرست بنا لیں, تو اس میں کہیں کچھ چیزیں ہیں جو سامنے آئیں گی. اور وہ چیزیں یہ کہ میں نے پاکستان میں, یعنی یہ بہت ہی ادعا جو ہے یہ مناسب بات نہیں ہے, لیکن جب پاکستانی لٹریچر کا لفظ استعمال ہوتا ہے, یہ سب سے پہلے انگریزی کے سارا اسکوپ میں اکیڈمی آف لیٹرز جی, اور میرا انیشیٹو تھا وہ میں نے کیا. اچھا, دوسری بات یہ کہ پہلے, اب تو کوئی ہر آدمی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا, وہ تو تاریخ میں موجود چیز ہے کہ ایک اجلاس میں, اکادمی ادبیات پاکستان کے ایک اجلاس میں نے یہ بات کہی تھی کہ جو علاقائی زبانیں ہیں یہ لفظ جو ہے یہ استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. اور میں نے اس کے سلسلے میں, فخر زمان صاحب اس زمانے میں ہمارے چیئرمین تھے, میں نے SDG, مجھ کو یاد ہے کہ میں نے یہ بات کہی اور انہوں نے اس کی توثیق کی اور انہوں نے اس کی تصدیق کی, اور میں نے کہا کہ یہ پاکستانی ادب کا مطلب یہ ہے کہ تمام زبانوں کے ادب پاکستان میں. اچھا, اب یہ جو ہے, اور میں یہ کہتا تھا کہ یہ ٹوکنزم نہیں ہونا چاہیے, باقاعدہ کام. ہاں, یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی رعایت کر دی ہے, کوئی سہولت دے دی ہے, نہیں, یہ ان کا حق ہے اور بلا شبہ ان کو ملنا چاہیے. اچھا افتخار بھائی, اب ایک جو آپ کا بنیادی حوالہ ہے اور اردو ادب اور اردو شعر کو جس طرح سے آپ نے مالا مال کیا ہے, تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے, چونکہ یہ ایک طویل, آپ سے تو اگر مجھے اور آپ کو چھوڑ دیا جائے تو وہ رات ہو جائے گی, بلکہ کل صبح بھی ہم وہیں سے شروع کریں گے. تو اگر کچھ شعر جو آپ کو پسند اس وقت یاد آ رہے ہوں, یاد تو آپ کو سب ہے, آپ کا حافظہ جو ہے وہ تو یعنی بہت ہی ایسا حافظہ ہے جسے میں بلکہ کہتا ہوں اجازت آپ سے لے کے کہ خوفناک حافظہ ہے, تو ڈر لگتا ہے کبھی کبھی, تو لیکن کیونکہ اور لوگوں کے بھی آپ کو شعر اتنے یاد ہیں, مگر اگر کچھ آپ عطا فرمائیں, کچھ تازہ غزلیں یا کلام یا نظم, ابھی آپ نے جس نظم کا حوالہ دیا, پھر ایک آپ کو میری پسندیدہ, آپ کو یاد بھی ہے جو میری پسندیدہ بدشگونی نظم ہے, تو یہ اگر آپ عنایت فرمائیں تو میں یہ آپ کی طرف کر دیتا ہوں کیمرہ بالکل, اور کچھ عطا ہو, پھر ہم اجازت لیں گے اپنے ناظرین اور سامعین سے. میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ میں کچھ ایسے کچھ مطلب پڑھ دیتا ہوں, جو آپ کا جی چاہے, لیکن ایک آدھ نظم بھی. کوئی جنوں کوئی سودا نہ سر میں رکھا جائے, کوئی جنوں کوئی سودا نہ سر میں رکھا جائے, بس ایک رزق کا منظر نظر میں رکھا جائے. واہ واہ واہ. کوئی جنوں کوئی سودا نہ سر میں رکھا جائے, بس ایک رزق کا منظر نظر میں رکھا جائے, اسی کو بات نہ پہنچے جسے پہنچنی ہو, واہ واہ واہ, اسی کو بات نہ پہنچے جسے پہنچنی ہو, یہ التزام بھی عرض ہنر میں رکھا جائے. اسی کو بات نہ پہنچے جسے پہنچنی ہو, یہ التزام بھی عرض ہنر میں رکھا جائے. اچھا, شہر گل کے خس و خاشاک سے خوف آتا ہے, شہر گل کے خس و خاشاک سے خوف آتا ہے, جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے, جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے. رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان, امت سید لولاک سے خوف, امت سید لولاک سے خوف آتا ہے. کوئی تو پھول کھلائے عجیب, کیا کہ کوئی تو پھول کھلائے ہوا کے لہجے میں عجب, کوئی تو پھول کھلائے ہوا کے لہجے میں, یہ وقت کس کی رونق پہ خاک ڈال گیا, یہ وقت کس کی رونق پہ عجب طرح کی گھٹن ہے ہوا کے لہجے میں. کوئی تو پھول کھلائے دعا کے لہجے میں, یہ وقت کس کی رونق پہ خاک ڈال گیا. یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے, سبحان اللہ, واہ واہ, یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. حامی بھی نہ تھے
मुनकिर गालिब भी नहीं थे, हम अहले तज़ब्ज़ुब किसी जानिब भी नहीं थे। मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं। मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। कहाँ के नामो नसब, इल्म क्या, फजीलत क्या, जहान रिस्क में तौकीर अहले हाजत क्या, जहान रिस्क में तौकीर अहले हाजत क्या, शिकम की आग लिए फिर रही है शहर बा शहर, सगे जमाना हैं हम क्या, हमारी हिजरत क्या। उन्हीं में जीते उन्हीं बस्तियों में मर रहते, ये चाहते थे मगर किसके नाम पर रहते। उन्हीं में जीते उन्हीं बस्तियों में मर रहते, ये चाहते थे मगर किसके नाम पर रहते। पैगंबरों से जमीनें वफा नहीं करती, हम ऐसे कौन खुदा थे कि अपने घर रहते। और तेरी शोरीदा मिजाजी के सबब तेरे नहीं, ऐ मेरे शहर तेरे लोग भी अब तेरे नहीं। मैंने एक और भी महफिल में इन्हें देखा है, ये जो तेरे नजर आते हैं ये सब तेरे नहीं। मैंने एक और भी महफिल में इन्हें देखा है, ये जो तेरे नजर आते हैं ये सब तेरे नहीं। ये बाहर लहजा नई धुन पे थिरकते हुए लोग, किसको मालूम ये कब तेरे हैं कब तेरे। आप गलत सुनी हुई है बहुत दफा की। और बिखर जाएंगे हम क्या, ये पूरी गजल, अब ये सिर्फ मतला या दो शेर में बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा खत्म होगा, मेरे माबूद आखिर कब तमाशा खत्म होगा। बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा खत्म होगा, मेरे माबूद आखिर कब तमाशा खत्म होगा। चिरागे हुजरे दरवेश की बुझती हुई लो, चिरागे हुजरे दरवेश की बुझती हुई लो, हवा से कह गई है अब तमाशा खत्म होगा। चिरागे हुजरे दरवेश की बुझती हुई लो, हवा से कह गई है अब तमाशा खत्म होगा। ये सब कठपुतलियां रक्सा रहेंगी रात की रात, सहर से पहले पहले सब तमाशा खत्म होगा। कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है। ये उगदा तब खुलेगा जब तमाशा खत्म होगा। तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा, कब तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा, कब तमाशा खत्म। इफ्तिखार भाई, आखिर में मैं ये मेरी ख्वाहिश है कि या तो अबूजर या बशू अबूजर सुना दीजिए ताकि मैं एक जुमले में ये बात अर्ज कर दूं कि जो मैंने मजहबी रुझान कह लीजिए आपको, रेडिकल थियोलॉजी जो लातीनी अमेरिका की है उस पर तो किसी को एतराज नहीं होता, लेकिन अगर मैं अपनी अलामतें, अपनी तहजीब और अपनी तारीख से मुजाहिमत की और जुल्म के खिलाफ और जबर और इस्तिबदाद के खिलाफ खड़े होने वाले अफराद को अलामत के तौर पर इस्तेमाल करूं तो क्या एतराज की गुंजाइश है। चुनांचे मैं जो सबसे पहले सबसे बड़े गोया रवैये के, इनकार के और एहतजाज के हमारी रवायत में आदमी हैं वो अबूजर गफारी हैं। और मैंने उनके बारे में एक नज़्म लिखी है, मुझे फख्र है कि मैंने उनके बारे में नज़्म लिखी है। हदीस से नबवी है, उसको मैंने सरनामा बनाया है। सलाम उन पर दुरूद उन पर, सलाम उन पर दुरूद उन पर। वो कह रहे थे जमीन बोझ ऐसे आदमी का नहीं उठाया जो तुमसे सच्चा हो। अबूजर सलाम उन पर दुरूद उन पर। वो कह रहे थे जमीन बोझ ऐसे आदमी का नहीं उठाया जो तुमसे सच्चा हो। अबूजर वो कह रहे थे फलक ने साया नहीं किया ऐसे आदमी पर जो तुमसे सच्चा हो। अबूजर फलक ने साया नहीं किया ऐसे आदमी पर जो तुमसे सच्चा हो। अबूजर तमाम अहले यकीन तस्दीक कर रहे थे, सभी यसारो यमीन तस्दीक कर रहे थे। सलाम उन पर दुरूद उन पर। मगर जमाने ने ये भी देखा वही मदीना है और अबूजर हैं और मिंबर है और मिंबर का फैसला है। मगर जमाने ने ये भी देखा वही मदीना है और अबूजर हैं और मिंबर है और मिंबर का फैसला है। और अब जो मिंबर का फैसला है वो कौले सादिक से मुख्तलिफ है।
اور اب جو ممبر کا فیصلہ ہے وہ قول صادق سے مختلف ہے. جو قول صادق سے مختلف ہے وہ فیصلہ میرے اور ممبر کے درمیان ایک سوال بن کر ٹھہر گیا ہے. جو قول صادق سے مختلف ہے وہ فیصلہ میرے اور ممبر کے درمیان ایک سوال بن کر ٹھہر گیا ہے. بہت زمانہ گزر گیا ہے مگر ابو ذر نگاہ میں ہیں. بہت زمانہ گزر گیا ہے مگر ابو ذر نگاہ میں ہے. پسے کمی گاہے جبر زور آوروں کی سازش کے سارے منظر نگاہ میں ہیں. پسے کمی گاہے جبر زور آوروں کی سازش کے سارے منظر نگاہ میں ہیں. دمشق و بغداد و قرطبہ کے سلاسل مصلحت کی بخشش پہ پلنے والے تمام ممبر نگاہ میں ہیں. دمشق و بغداد و قرطبہ کے سلاسل مصلحت کی بخشش پہ پلنے والے تمام ممبر نگاہ میں ہیں. جہان مظلوم خواب دیگر کا منتظر ہے. جہان مظلوم خواب دیگر کا منتظر ہے. نیا زمانہ نئے ابو ذر کا منتظر ہے. واہ 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 واہ. بہت بہت شکریہ سرار بھائی. اور خواتین و حضرات, T2F کی جانب سے اور میں اپنی طرف سے آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام سماعت فرمایا یا دیکھا. اور بہت بہت شکریہ. اجازت. اور افتخار بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت نوازش. تھینک یو.